मेरी शादी एक बहुत कम उम्र की सुंदर लड़की से हुई थी। उसका नाम प्रीति था। वह उस समय सिर्फ 18 साल की थी और मैं 26 का। मैं उससे बहुत प्यार करता था और शादी के पहले 3 महीने हमारे लिए स्वर्ग जैसे थे। लेकिन नौकरी की मजबूरी ने मुझे विदेश बुला लिया। जब मैं सामान बांध रहा था तो प्रीति मेरे पैरों से लिपट कर रोने लगी। बोली, आदित्य, मुझे अकेला मत छोड़ो, मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मैंने बार बार पूछा कि डर किस बात का है, पर वह हर बार घबरा कर चुप हो जाती। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मुझे जाना ही था। आखिरकार मैं उसे बहुत समझा बुझा कर विदेश चला आया, पर वहां पहुंचते ही मेरी पत्नी प्रीति ने मुझसे बात करना लगभग बंद कर दिया। पहले तो मैं समझता रहा कि वह नाराज है, मगर 6 महीने बाद जब उसने एक भी फोन नहीं उठाया तो मेरा धैर्य टूट गया। मैंने छुट्टी ली और गुस्से में इंडिया लौट आया। सोचा था कि अब जाकर उसका दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। जब मैं अपने घर के सामने पहुंचा तो दरवाजे पर भारी सा ताला लटक रहा था। मैं स्तब्ध रह गया। पड़ोसियों से पूछा, मेरी पत्नी कहाँ गई? मैंने झटके से ताला खोला और दौड़ता हुआ अंदर गया, मगर घर खाली था। मैं तुरंत पीछे मुड़ा ही था कि अचानक दिल में जोर की बेचैनी हुई। लगा जैसे मैं यहाँ कुछ बहुत कीमती छोड़कर भाग रहा हूँ। मुझे यहाँ से जाना ही नहीं चाहिए। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा। मोहल्ले के सारे लोग अपने अपने घरों में लौट चुके थे। वो पहले मुझसे मिलने आए थे, पर जब मैंने दरवाजा तोड़ा तो वह सब चुपके से खिसक गए। एक बुजुर्ग ने दूर से कहा, बेटा, तुम्हारे जाने के सिर्फ 3 महीने बाद ही यहाँ ताला लग गया था। उसके बाद हमने कभी किसी को इस घर में आते जाते नहीं देखा। पता नहीं आपकी पत्नी प्रीति कहाँ चली गई। यह सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन मैंने खुद को संभाला। दिमाग में बस एक ही सवाल कौन रहा था, प्रीति के साथ आखिर हुआ क्या होगा। मैं माँ के पास गया। माँ ने भी आंसू पोंछते हुए बताया, बेटा, तुम्हारे जाते ही मैंने प्रीति से कहा था कि मेरे पास आकर रहो। अकेली क्या करोगी? मैं वह जिद पर अड़ गई। बोली, नहीं माँ जी, मैं यहीं रहूंगी। मैंने बहुत समझाया पर वह मानी नहीं। एक हफ्ते बाद जब मैं फिर देखने गई तो घर पर ताला लगा था। लोगों से पूछा तो किसी को कुछ पता ही नहीं था। माँ मुझे ढंढस बंधा रही थी, चिंता मत कर, मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तो समझो उसने खुद छोड़ दिया। उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद मत करना। मैंने नींद की गोलियां ली और किसी तरह सोने की कोशिश की। काफी देर बाद नींद आई। नींद में मुझे एक भयानक सपना आया। प्रीति मेरे सामने खड़ी थी, जोर जोर से रो रही थी, चीख रही थी, आदित्य, तुमने मुझे इन हैवानों के हवाले छोड़ दिया। यह मुझे जानवर जैसा रखते हैं। आदित्य, मुझे बचा लो, भगवान के लिए बचा लो। मैं उसे गले लगाने दौड़ा, पर तभी नींद खुल गई। मैं चीखते हुए उठा, प्रीति, मगर कमरे में सिर्फ अंधेरा था। मैंने पानी पिया, मोबाइल उठाया और रात के 2 बजे घर से निकल पड़ा। पता नहीं था कहाँ जाना है। पैर खुद ब खुद मुझे पुराने घर की ओर ले गई। ताला अब जंग से ढकने लगा था। मेरे पास दूसरी चाबी थी। मैंने दरवाजा खोला। पूरा घर सूना पड़ा था। सारे कमरे बंद थे। एक एक करके खोलता गया तो सब कुछ वैसा ही बिखरा पड़ा था, जैसे कोई पल भर को बाहर गया हो और कभी लौटा ही ना हो। प्रीति के कपड़े, मेकअप का सामान ड्रेसिंग टेबल पर बिखरा हुआ था। रसोई में चूल्हे पर सब्जी सड़ रही थी। बर्तनों में चाय के अवशेष, पानी का गिलास आधा भरा पड़ा था। सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे अभी 6-7 मिनट पहले कोई यहाँ था। मैंने वहीं खड़ा होकर प्रीति की माँ को फोन लगाया। फोन उठाते ही वह फूट फूट कर रोने लगी। बोली, हमने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी आदित्य, मगर तुमने तो उससे सारे रिश्ते ही तोड़ दिए। मैंने जल्दी से कहा, माँ जी, मैं कुछ बताने ही वाला था, पर उन्होंने बात काट दी और बोली, 3 महीने पहले उसने अजनबी की तरह फोन किया था। बोली थी कि वह विदेश जा रही है, अपने पति के पास। फिर बोली, माँ, मेरा पति बहुत गुस्सैल है, पता नहीं अब संपर्क हो पाएगा या नहीं, इसीलिए मैं जा रही हूँ, और फोन काट दिया।
आज तुम फ़ोन कर रहे हो, मैं तो मुसीबत में पड़ गई। मैं हक्का-बक्का रह गया। मैंने प्रीति को विदेश कभी बुलाया ही नहीं था, ना मैंने उसे मायके वालों से बात करने से रोका था। उल्टा शादी के पहले दिनों में मैं ही उसे फ़ोन पकड़ाकर मायके बात करवाता था। फिर वह झूठ क्यों बोल रही थी? वह अपने मायके में भी नहीं थी, तो कहाँ गायब हो गई? मैंने फ़ोन काटा और कुछ रिश्तेदारों, अजनबियों को फ़ोन किए, मगर किसी को कुछ पता नहीं था। मैं चारपाई पर सिर पकड़कर बैठ गया। काफ़ी देर बाद उठा। वहाँ और रहने से कुछ हासिल नहीं था, मगर एक अजीब-सा एहसास था जैसे प्रीति अभी भी यहीं कहीं है। मैंने पूरा घर छान डाला था, पर वह कहीं नहीं थी। फिर भी उसकी खुशबू और उसकी मौजूदगी का एहसास मुझे वहां से हिलने नहीं दे रहा था। काफी देर और रुकने के बाद मैं चुपचाप बाहर निकला। अब मेरे कदम थाने की ओर बढ़ चले। वहां मैंने प्रीति की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, मगर कोई उम्मीद नहीं जगाई। बोले बहुत देर हो चुकी है, जिसने उठाया होगा ले जा चुका होगा। आपको 24 घंटे के अंदर आना चाहिए था। अब हम कोशिश करेंगे, गारंटी नहीं दे सकते। मैं थाने से भी निराश लौटा। बाहर एक जगह भारी भीड़ जमा थी। लोग किसी नए आए बाबा की बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था मैंने साध्वी माँ को लंगर चढ़ाया, सारी मुसीबतें एक झटके में दूर। मैंने सिर झटका और वहां से निकल लिया। हर तरफ से निराश हो चुका था। बस भगवान से रो रो कर यही प्रार्थना करता रहा कि प्रीति यहाँ जहां भी हो सही सलामत हो। मुझे पूरा विश्वास था कि उसके साथ कोई भयानक हादसा हुआ है। वह मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। मेरी शादी माँ ने अपनी पसंद से तय की थी। मुझे अपनी पत्नी प्रीति से कोई आपत्ति नहीं थी। वह उस समय मात्र 18 साल की थी और मैं 26 का। शादी होते ही मेरी विदेश में नौकरी पक्की हो गई। यह खबर सुनकर माँ बहुत खुश हुई, लेकिन प्रीति आंसुओं में डूब गई। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, तो वह धीमी आवाज में बोली, आदित्य मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। मैंने उसे ढेर सारा दिलासा दिया। जाने का दिन जैसे जैसे पास आता गया, मैं पैकिंग में डूबा रहा। उन दिनों मैंने ध्यान नहीं दिया कि प्रीति दिन रात उदास और खोई खोई सी रहने लगी थी। एक शाम वह अचानक बोली, आदित्य क्या तुम वहां से भी मेरा हालचाल लेते रहोगे? मैंने हैरानी से पूछा, क्यों, क्या हुआ? उसने सीने पर हाथ रखकर कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। दिल में बस एक डर सा था बैठा है कि तुम्हारे जाते ही मेरे साथ कुछ बहुत भयानक होने वाला है। उसकी बात उस समय मेरी समझ में नहीं आई। वो कांपती आवाज में बोली, बचपन से मुझे सच्चे सपने आते हैं। यह बात उसने पहले भी कही थी, पर मैंने कभी गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उसने दोबारा याद दिलाया, तो मैंने पूछा, कुछ देखा है सपने में? वह उलझन में बोली, यही तो परेशानी है। सपने में जो संकेत मिलता है उसका मतलब मैं तभी समझ पाती हूँ जब वह घटना सचमुच घट जाती है। बस अभी एक सपना आया है कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आते हुए किसी गहरे कुएं में गिर रही हूँ और तुम मुझे बचा भी नहीं पा रहे। फिर दृश्य बदल गया। मैं बेहोश पड़ी हूँ और मेरे चारों तरफ बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं उनकी हर बात सुन रही हूँ। हर कोई मुझसे कुछ कहना चाहता है। वह सोचते सोचते सब बता रही थी। मैं अपना सूटकेस बंद कर रहा था। अचानक उसके पास गया और बोला, यह कैसा सपना है? इसका क्या अर्थ निकलता है? उसने सिर हिलाकर कहा, मुझे सचमुच नहीं पता कि यह सब क्यों दिख रहा है। बस एक गहरी आशंका दिल को जकड़े हुए है कि तुम चले गए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो। यह कहते हुए वह मेरे गले लगकर जोर जोर से रोने लगी। उस समय मैंने उसकी बातों को महत्व ही नहीं दिया, क्योंकि विदेश जाने का जुनून मेरे सिर पर चढ़ा हुआ था। मेरे पिता भी विदेश में ही काम करते थे। उनके देहांत के बाद मैंने उनकी जगह आवेदन किया था, इसलिए विदेश जाना मेरा बचपन का सपना बन चुका था। अब जब प्रीति यह सब कह रही थी, तो उसे सांत्वना देने के लिए अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। उसके खातिर मैं अपना सपना नहीं तोड़ सकता था। फिर उसने कहा, अगर सचमुच कुछ हो गया
तो मैंने प्यार से कहा, शादी को 3 महीने हो गए, क्या इन 3 महीने में कोई सच्चा सपना आया जो सच हुआ हो? उसने ना में सिर हिलाया। नहीं, बल्कि सपने आना ही बंद हो गए थे। मैंने सुकून की सांस लेते हुए कहा, तो फिर चिंता क्यों कर रही हो? शायद तुम मानसिक रूप से थक गई हो, इसलिए मन यह सब कल्पना कर रहा है। अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। अब यह बताओ कि कल मुझे जाना है, क्या तुम मुझे इसी उदासी के साथ विदा करोगी? तुम्हें मजबूत बनना होगा। जब तक मैं वापस ना आऊं, हर मुश्किल का सामना अकेले करना पड़ेगा, समझी? उसने धीरे से सिर हिलाकर हाँ कहा। शादी के फौरन बाद माँ ने हमें अलग घर दे दिया था। बड़े भाई का भी अलग मकान था। माँ नहीं चाहती थी कि आगे चलकर कोई झगड़ा हो, इसलिए सबको अलग अलग कर दिया, ताकि त्योहार की खुशियों में सब मिलजुल कर जुल सके। मेरे समझाने पर वह शांत हो गई। अगले दिन पूरा परिवार मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आया। रास्ते भर मैं प्रीति को देखता रहा। वह अब भी बेचैन थी। रात में मैंने उसे काफी तसल्ली दी थी, इसलिए उसके चेहरे पर ज्यादा उदासी नहीं थी। पर वह बार बार मुझे देखती और कुछ कहना चाहती, फिर चुप हो जाती। मैंने बड़ी कुशलता से उसकी सारी बेचैनी को अनदेखा कर दिया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ विदेश जाने पर था। मुझे लगा था कि वहां पहुंचकर हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। काश उस दिन मैं रुक जाता, उसकी बातों को गंभीरता से लेता, उसके सपनों को समझने की कोशिश करता, तो आज मेरे घर में मेरी प्रीति होती। वहां पहुंचने के बाद लगभग 1 हफ्ता तो सब ठीक चला। उसके बाद धीरे धीरे प्रीति से बात कम होती गई। पहले 1 महीने तक तो कभी कभी बात हो जाती थी, फिर उसका फोन बंद रहने लगा। व्हाट्सएप पर भी वह कभी ऑनलाइन नहीं आई। मेरी वापसी में अभी कई महीने बाकी थे, लेकिन जब प्रीति की खामोशी ने मुझे अंदर तक तोड़ना शुरू किया, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। जो सबसे जल्दी टिकट मिली, उसी से इंडिया लौट आया। लौटते ही वही हुआ जिसका प्रीति को डर था। अब उसके सपनों के आधार पर मैं उसे कहाँ ढूंढता, वो कुआं कहाँ से लाता, और उन लोगों की भीड़ को कहाँ खोजता। जब 1 हफ्ता बीत गया और वह नहीं मिली, तो माँ ने मुझे समझाया, कहीं चली गई होगी बेटा, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती है। पति बाहर गया नहीं कि नई दोस्तियां कर ली और भाग गई। मैंने पूछा, माँ प्रीति आपसे कुछ कहा था? प्रीति ने आपसे कुछ कहा था? कोई इशारा, कोई बात जो बता सके कि उसके मन में क्या चल रहा था? माँ गंभीर होकर बोली, बेटा तुम अपनी माँ से भी अपनी बातें नहीं करते। वो तो मेरी बहू थी, वो मुझे अपने दिल की बात क्यों बताने लगती? तुम भी अजीब सवाल करते हो। मैं चुप हो गया। ठीक 2 रात बाद मुझे फिर वही सपना आया, पर इस बार कुछ अलग था। एक अंधेरा बंद कमरा था। प्रीति के हाथ पर थी बंदे लेटी थी। उसकी आंखें बंद थी, मानो वो सो रही हो, पर वह जाग रही थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, वह मुझे पहचान कर फूट फूट कर रोने लगी और चीखी, तुम ही मेरे पापी हो। तुमसे जुड़ा हर रिश्ता मेरा अपराधी है। मैंने मना किया था, तुम नहीं रुके। तुमने मेरी खबर तक नहीं ली और मैं यहाँ हर रोज मरती रही। आदित्य, मुझे इस नरक से निकालो। भगवान का वास्ता वास्ता है, वह देखो, वह लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। मुझे उनके सवालों से बचा लो। मुझे यातनाएं देते हैं। उसने हाथ से इशारा किया तो मैंने मुड़कर देखा। कमरे की ऊंची दीवार पर एक बड़ी खिड़की थी, उसमें अनगिनत लोग खड़े प्रीति को पुकार रहे थे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। अचानक सबने मिलकर खिड़की तोड़ दी और लोगों का सैलाब प्रीति की ओर लपका। वह चीखने चिल्लाने लगी। मैं उसे बचाने दौड़ा, पर उस सैलाब में वह कहीं गुम हो गई। उसी पल मेरी नींद टूट गई। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो पाया कि मैं आज भी अपने ही बेडरूम में हूँ। यह कैसा सपना था? क्या सचमुच का इशारा मिल रहा है जिससे मैं प्रीति को ढूंढ सकूं, या फिर यह सब मेरे टूटे हुए दिमाग की पैदावार है? मैं उठकर बाहर आया तो माँ आंगन की कुर्सी पर बैठी चाय पी रही थी। मैं उनके पास गया, उनके घुटनों पर सिर रखकर लेट गया और बच्चों की तरह रोने लगा।
जितना वह मुझे डांस बताती जा रही थी, उतना ही मेरा रोना बढ़ता जा रहा था। महाअपराधी तो मैं हूँ, प्रीति की गुमशुदगी का सारा दोष मेरे सिर है। वह बार-बार मना कर रही थी कि मुझे अकेला मत छोड़ो, कुछ बहुत बुरा होने वाला है, लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। उस समय विदेश जाने का भूत सवार था। वह सुनहरा मौका मैं किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहता था। अब देखो, ना वहां जाकर अपनी पत्नी को ही खो बैठा। माँ मुझे चुप कराने में ही जी जान से लगी रहती थी। वह हर समय कोशिश करती कि किसी तरह मेरा ध्यान प्रीति से हटे, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। एक दोपहर में पुराने घर में ऐसे ही उदास बैठा था कि माँ की पुरानी सहेली वधु आंटी आ गई। अरे आदित्य बेटा, कब लौटा विदेश से? मैं यहाँ ना आती तो पता भी ना चलता। मैं चुप रहा। प्रीति के गायब होने के बाद से मैं किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। इतने में माँ भी आ गई। वधु आंटी ने माँ से कहा, अरे बहन, इसको भी साध्वी माँ के पास ले जाओ ना। देखो कितना गुल गया है बेचारा। तुम कैसी माँ हो, अभी तक नहीं ले गई? फिर मुझसे संबोधित होकर बोली, बेटा गए नहीं साध्वी जी के पास। उनकी लीला निराली है। जो भी मन की कामना लेकर जाता है वह सपने में ही हल बता देती है। गुमशुदा लोगों का तो खास पता लगाती है। मुझे सारी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। मैंने साफ कह दिया, वधु आंटी मुझे इन चीजों पर विश्वास नहीं है। वह हंस पड़ी। अच्छा नहीं मानते, चलो मुझे ही बता दो क्या परेशानी है, मैं प्रार्थना कर दूंगी। तुम्हारी माँ ने मेरे लिए कितनी प्रार्थनाएं की थी। डॉक्टरों ने बच्चा होने से इनकार कर दिया था। आज मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है। बोलो ना क्या बात है। वो औरत बड़ी जिद्दी और चिपकू थी। मैंने सख्ती से कहा, मेरी पत्नी गायब है, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। आप अपना सुझाव अपने पास रखें। अगर माँ से मिलने आई है तो सिर्फ उनसे मिले, मेरे निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। यह कहकर मैं उठने लगा। पीछे से वह बोली, अरे भाई, बड़े गुस्सैल हो, बुरा मत मानना, पर तुम्हारी समस्या का हल सिर्फ साध्वी माँ के पास है। वह गुमशुदा लोगों को ढूंढने में माहिर है। उनकी बातों से मेरा सिर फटने लगा। मैंने चाबी उठाई और पुराने घर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर पहले आंगन में बैठा रहा, फिर मन नहीं लगा तो सफाई करने लगा। 2-3 घंटे में ऊपरी हिस्सा साफ कर दिया, पर मन बारी का बारी था। फिर बैठक का ताला खोलने गया। जैसे ही दरवाजा खोला मेरे होश उड़ गए। जब भी मैं इस घर में आया था सिर्फ रहने वाले कमरों को ही खोलता था, बैठक को कभी नहीं खोला था। यह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भयानक भूल थी। मुझे तो सिर्फ दीवार पर दे मारना चाहिए था, पूरा घर खोलकर एक एक कोना देखना चाहिए था। बैठक में जो दृश्य था उससे साफ जाहिर था कि प्रीति को यही कैद करके रखा गया था। दीवार से मोटी लोहे की जंजीर लगी थी। उनके आगे 4 गोल निशान थे, 2 हाथों और 2 पैरों के लिए। वहां से बहुत तेज सड़न की बदबू आ रही थी। खाने के बर्तन और पानी का कूलर इधर उधर फेंके पड़े थे। सारा फर्नीचर एक तरफ खिसका हुआ कर दीवार से सटा दिया गया था। मैं दौड़कर बैठक के पीछे वाले दरवाजे की ओर गया, जो पिछली गली में खुलता था। यानी अपराधी मेरी पत्नी को मेरे ही घर में छिपा कर रखता था और बड़ी चालाकी से सबको धोखा दे रहा था कि घर महीनों से बंद पड़ा है ताकि किसी को शक ना हो। फिर भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जब उसे घर में ही रखना था तो जंजीरों से क्यों बांधा। उसका मकसद क्या था। हालात बहुत भय वाले थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। कुछ ही मिनटों में पुलिस आ गई। उन्होंने कमरे को सील कर दिया, जंजीर हथकड़ियां उतार कर फोरेंसिक भेज दी। एक दिन मैं रिपोर्ट आई कि वहां प्रीति ही थी और उसे कुछ दिन पहले ही कहीं और ले जाया गया था। पुलिस वाले ने पूछा, किसी पर शक है? मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया। सच में किसी का नाम दिमाग में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, फिर से सोचिए, क्या प्रीति किसी से डरती थी? कभी कोई इशारा किया हो, कोई पुराना हादसा? मैंने कितना भी दिमाग लड़ाया, कोई नाम, कोई झगड़ा, कोई पुरानी बात याद नहीं आई। मैन गली के कुछ सीसीटीवी देखे गए, पर अपराधी कभी मैन गेट से नहीं आया। सिर्फ
एक बार माँ पिछली गली से घर की ओर गई थी। पिछली गली में कोई कैमरा ही नहीं था। जब पुलिस ने कहा कि माँ से पूछताछ करनी पड़ेगी, तो मैं भड़क गया। मैंने साफ मना कर दिया। बोला, खबरदार, जो मेरी माँ को छुआ, इसके अलावा कोई सुराग ही नहीं है। आखिरकार मैंने चुपचाप केस वापस ले लिया। पुलिस वाले गुस्सा हो गए। जब माँ को पता चला तो वह गुस्से में बोली, बेटा, तुमने गलत किया। वह अपना काम कर रहे थे, कम से कम जांच तो चलने देते, शायद कोई नया सुराग मिल जाता। मैंने कहा, माँ, मैं अपनी वजह से आपको तकलीफ नहीं तो होने दूंगा। भगवान सब ठीक करेगा। अगर ऊपर वाले ने हमें प्रीति का पता लिख देना लिखा है, तो बिना कुछ किए भी मिल जाएगी। और अगर नहीं लिखा, तो हम लाख कोशिश करें फिर भी नहीं मिलेगी। बस आप निश्चित रहें। यह सुनते ही माँ की आंखें भर आई। उन्होंने मुझे गले लगाया और ढेर सारी दुआएं दी। मैं अपने कमरे में आया और गीता खोलकर बैठ गया। बार बार ऊपर वाले से बस यही प्रार्थना कर रहा था कि प्रीति जहां भी हो सुरक्षित हो। मैंने उसे अकेला छोड़कर जो पाप किया है, उसकी सजा मुझे मिल रही है। मैं अपनी इस भूल पर बार बार पछता रहा था। लगभग आधे घंटे तक यही प्रार्थना करता रहा। अचानक दिल में एक अजीब सी शांति उतरने लगी। जैसे ही मैंने गीता बंद की, मोबाइल पर कंपनी का मैसेज आया। उन्हें किसी प्रोजेक्ट के लिए तुरंत एजेंट चाहिए था, इसलिए मेरी छुट्टी कैंसिल करके मुझे फौरन विदेश बुलाया जा रहा था। मैंने बिना एक पल गवाए रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और भेज दिया। इतने में माँ कोच लेने कमरे में आई। मैंने उन्हें नौकरी छोड़ने की बात बताई तो वह भड़क उठी। आदित्य, इतना बड़ा कदम इतनी जल्दी? सोचा भी नहीं। मैंने शांत स्वर में कहा, माँ, एक बार मैं अपनी पत्नी को अकेला छोड़ चुका हूँ। अब दूसरी बार यह गलती नहीं दोहराऊंगा। यही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा, लेकिन प्रीति को ढूंढ कर ही दम लूंगा। जब कर्मों का हिसाब होगा तो भगवान ने पूछा कि तेरे बाद मैंने उसकी जिम्मेदारी तुझे सौंपी थी, तो मैं मुंह दिखाने लायक भी रहूंगा क्या? बस आप प्रार्थना कीजिए कि वह जल्दी मिल जाए और सही सलामत हो। माँ ने आंसुओं के साथ हाथ जोड़कर प्रार्थना की। अगले 3-4 दिन मैं रोज सुबह पुराने घर जाता और हर कोना हर चीज को बार बार देखता। वहां नशे की गोलियों, इंजेक्शन की खाली शीशियां और दवाइयों के खाली पत्ते बिखरे पड़े थे। अब साफ दिख रहा था कि प्रीति को नशा देकर बेहोश रखा जाता था, ताकि वह चीख भी ना सके, विरोध भी ना कर सके। मैं हर कागज, हर कोने को उलट पुलट कर कोई निशानी, कोई छोटा सा क्लू ढूंढने की कोशिश करता। कुछ भी नहीं मिला। थक हार कर मैं वही फर्श पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। पता नहीं कब तक रोते रोते नींद आ गई। सपने में फिर प्रीति आई, बहुत कमजोर, पीली पड़ चुकी आंखों में डर। मुझे देखते ही धीमी आवाज में बोली, तुम्हें पापी अब भी नहीं दिख रहा? वो तुम्हारे इतने पास है कि सांसों में बसता है, जमीन के अंदर छुपा है। मुझे बचा लो आदित्य, जितनी जल्दी हो सके बचा लो, यह लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। किसी से प्रार्थना करवाओ जल्दी, यह कहते ही वह गायब हो गई। मेरी आंख अचानक खुली। मैं अभी भी फर्श पर पड़ा था, सिर ऊपर उठाकर छत देखने लगा। प्रीति चाहती थी कि मैं उसे ढूंढ निकालूं, यानी अपराधी को पता चल चुका है कि मैं तलाश कर रहा हूं। अगर मैंने जल्दी नहीं की तो वह सचमुच उसे मार डालेंगे। हे भगवान, अब मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कोई राह बता दो। मैं यही प्रार्थना करता हुआ उठा, सारे कमरों में ताले लगाए और बाहर निकला। मोहल्ले के बाहर पहुंचा ही था कि प्रीति की पुरानी सहेली रीनू दिख गई। मुझे देखते ही वह दौड़कर अब आई। भैया, प्रीति कैसी है, सब ठीक है ना? मैंने उदास स्वर में पूछा, तुम मुझसे मिली नहीं? वो शर्माते हुए बोली, भैया, आपकी शादी के बाद मेरी भी शादी हो गई थी। मैं ससुराल चली गई, अभी 2 दिन पहले लौटी हूँ। प्रीति से मिलने ही आई थी, पर कुछ कामों में फंस गई। मैंने सिर झुकाकर कहा, रीनू, अब आने की जरूरत नहीं। वह हैरान हुई, क्यों भैया, सब ठीक तो है ना? प्रीति ठीक है? आंटी कैसी है? मैंने खुद को कसकर संभाला और कहा,
प्रीति गायब है। रीनू 3 महीने से ज्यादा हो गई। वह हक्की बक्की रह गई। मैंने वहीं खड़े खड़े उसे सारी बात संक्षेप में सुना दी। वो कुछ बोल ही नहीं पाई। मैंने कहा, तुम उसकी सबसे करीबी दोस्त थी, कोई मदद कर सकती हो? वह तुरंत बोली, जी भैया, आप कहें तो जान दे दूं। बताइए क्या करना है। मुझे यकीन नहीं आता कि हमारी हंसमुख प्रीति यूं गायब हो सकती है। मैंने पूछा, शादी से पहले या बाद में कभी प्रीति ने कुछ बताया? कोई झगड़ा, कोई डर, कोई भी छोटी सी बात? वह सोच में पड़ गई। फिर धीरे से बोली, भैया, एक बात तो थी, पर आपको शायद अच्छी ना लगे। मुझे लगता है बताना ठीक नहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, रीनू, भगवान का वास्ता है, जो भी हो खुलकर बता दो। मैं कुछ भी सुनने को तैयार हूँ। बस एक रास्ता दिखा दो। वह हिचकिचाई, फिर बोली, भैया माफ करना, लेकिन एक बार प्रीति ने बताया था कि आंटी का व्यवहार उसके साथ अच्छा नहीं था। मैंने बीच में टोका, माँ का व्यवहार, माँ ने तो हमें शुरू से अलग कर रखा था, फिर वह उसे तंग क्यों करती है? वह और धीमे स्वर में बोली, इसीलिए तुम्हें बताना नहीं चाह रही थी। आप अपनी माँ के बारे में बुरा सुनना नहीं चाहेंगे, लेकिन प्रीति ने कहा था कि आंटी उसे बार बार कुरेदती थी, कहती थी, तुम्हें सच्चे सपने आते हैं ना, इसीलिए तुझे बहू बनाया है। हमारे घर परिवार के लिए कोई रास्ता दिखाओ। कभी अपना मसला, कभी किसी रिश्तेदार का नाम लेकर कहती, इसका हल बता दो। प्रीति मना करती तो आंटी कहती, तू जानबूझकर छुपाती है, तुझे सब दिखता है, भविष्य दिखता है। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं था। भैया, मैं बचपन से प्रीति को जानती हूँ। उसे कभी कभार ही सच्चा सपना आता था। बस एक बार उसने आंटी के बारे में यह सब बताया था। वह आपसे कुछ भी नहीं कहना चाहती थी कि कहीं आपके और आंटी के बीच खटास ना आ जाए। यह सुनकर मैं सन रह गया। आज तक ना माँ ने भी जिक्र किया, ना प्रीति ने। मुझे याद आया कि मेरी बड़ी बहन ने एक बार हंसते हुए बताया था कि जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तब उसकी एक सोने की रिंग कहीं गुम हो गई थी। अगले दिन जब वह प्रीति से फोन पर बात कर रही थी, तो प्रीति ने यूं ही कहा, दीदी, तुम्हारी रिंग तो अलमारी के पीछे गिर गई है। बहन ने बाद में मुझे चिढ़ाते हुए कहा था, तेरी होने वाली पत्नी तो जादूगरनी है, कुछ भी गुम हो जाए उसे पता चल जाता है। उस सब में मैंने हंसकर टाल दिया था। उस सब में मैंने हंसकर टाल दिया था, लेकिन अब सारी कड़ियां एक एक करके जुड़ रही थी। मैं पैदल ही घर की ओर जा रहा था कि वही जगह फिर सामने आई जहां लंबी लाइन लगी थी। तभी प्रीति का सपना याद आया, जिसमें वह बार बार कह रही थी, किसी से मेरे लिए प्रार्थना करवाओ। मुझे इन चीजों पर जरा भी विश्वास नहीं था, लेकिन प्रीति पर पूरा था। अगर वह चाहती थी कि मैं यहाँ आऊं, तो मैं बिना सोचे लाइन में लग गया। मन कह रहा था कि यह सब फालतू है, पर पैर हिल नहीं रहे थे। घंटे भर बाद मेरा नंबर आया। बाहर बैठे आदमी ने रुपए मांगे। मैंने चुपचाप पैसे निकाल कर दे दिए। अंदर का माहौल घुटन भरा था। एक मोटा आदमी कुर्सी पर बैठा था, साफ नकली बाबा लग रहा था। उसके सामने फर्श पर एक पुरानी चादर बिछी थी। उस पर एक लड़की दीवार से सट कर बैठी थी। आंखें बंद थी, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े गंदे और फटे हुए। उसमें से तेज नशे की गंध आ रही थी। बोलो बेटा, क्या परेशानी है? एक औरत ने ऊंची आवाज में पूछा। मैंने कहा, मेरी पत्नी गायब है, उसे ढूंढना है, जो भी करना हो करो, बस मुझे प्रीति चाहिए। उस नकली बाबा ने उस लड़की की ओर इशारा किया और बोला, साध्वी माँ को भेंट दे, समस्या बता, वह सपने में बता देंगे कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा। नशे में डूबी हुई थी, चेहरा ढका हुआ था। मैं पीछे मुड़कर जाने ही वाला था कि अचानक मेरे पैर जम गई, सांस रुक गई। मैं दोबारा पास गया, उसका चेहरा ऊपर उठाया। वह कोई और नहीं, मेरी प्रीति थी। इतनी कमजोर, पीली पड़ चुकी आंखों में डर की पहचानना मुश्किल हो रहा था। मैं चीख पड़ा और उससे जकोलने लगा, प्रीति, प्रीति। सब लोग मुझे घूरने लगे। वह नकली बाबा मुझे पीछे धकेलने आया, तो मैंने उसे जोर से धक्का दिया और मुक्के बरसाने लगा। वहां हंगामा मच गया। किसी ने पुलिस बुला ली। जब पुलिस आई तो मैंने रोते हुए बताया, यह मेरी पत्नी है। उसी थाने के इंस्पेक्टर थे जो प्रीति का केस देख रहे थे।
वह बाबा बहुत चिल्लाया लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। प्रीति होश में नहीं थी। मैं उससे बात करने की कोशिश करता रहा लेकिन वह बस बड़बड़ा रही थी। पहले तो वह बाबा कुछ नहीं बोला, पर जब पुलिस ने सख्ती की तो उसने जो नाम लिया मेरी जमीन खिसक गई। मेरी माँ का नाम। उसने कहा यह लड़की इसी माँ की मां के इशारे पर सब कर रही है। शाम को माँ इसे ले जाती है, पता नहीं कहाँ रखती है, सुबह वापस लाती है। यह लड़की सच्चे सपने देखती है, दिन में लाखों कमा कर देते हैं हम। वह बोलता जा रहा था और मैं पत्थर बना खड़ा था। माँ ने पैसे और लालच में प्रीति से शादी करवाई थी। मेरे विदेश जाते ही नशा देकर उसे कैद कर लिया। घर में ताला लगाकर बैठक में जंजीरों से बांधा और अलग अलग लोगों के सामने सपने दिखाकर धंधा चलाया। एक इंस्पेक्टर मेरे पास है और बोला, अब बोलो भाई, अब भी अपनी माँ को बचाओगे? अब सब साबित हो गया कि इसके पीछे वही है, वही थी। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। पुलिस माँ को ले गई। उन पर हत्या की कोशिश, कैद, नशा खिलाना, सब तरह के भारी आरोप लगे। प्रीति को अस्पताल ले जाया गया। शरीर में इतना नशा था कि कई दिन लगे होश में आने में। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरी, पर हमारे रिश्ते पर जो गहरा घाव लगा था वह कभी पूरी तरह नहीं भरा। माँ अब जेल में थी। मैं अंदर से खोखला हो चुका था। अपनों की साजिश, प्यार का गुट टूटना, विश्वास का मर जाना, सब कुछ एक साथ जिंदगी मानो रुक सी गई थी। अब सब कुछ नए सिरे से शुरू करना था, लेकिन इस बार पूरी तरह अकेले। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास और लालच में किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करना एक दिन जरूर सामने आता है। सच्चाई कितनी भी देर से क्यों ना आई, लेकिन आती जरूर है। किसी के सपनों, रिश्तों और भावनाओं के साथ धोखा का सबसे बड़ा पाप है, और इसका दंड ना सिर्फ कानून देता है बल्कि समय और भाग्य भी बहुत भयानक सजा देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।